नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी। उनसे बातचीत करते हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरीके की तैयारी है? दूसरी तरफ बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, दावा तो कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, तब से लेकर के आज तक बड़ौदा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा है और मुझे आशा भी है कि आगे भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि नेता की और नेता के उम्मीदवार की यदि स्वीकार्यता इलाके में हो तो उस पार्टी को, उस नेता को हरा नहीं सकता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप या उनका नेतृत्व बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता को स्वीकार्य है, क्योंकि 10 वर्ष का लोग देखेंगे, 10 वर्ष का विकास के कार्य, 10 वर्ष में रोजगार के काम, 10 वर्ष में कनेक्टिविटी, 10 वर्ष में गांव का विकास और 6 वर्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज, 5 वर्ष मनोहर लाल जी का भारतीय जनता पार्टी का राज और 9 महीने का ये लूट और खसोट का गठबंधन का राज जब लोग देखेंगे तो मैं समझता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ऊंचा जाएंगे। एक सर, लगातार जब से पीटीआई टीचर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप लगातार सरकार पर बोलते आ रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है। क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप खफा हैं इस मामले में सरकार पर? हम इसलिए खपा हैं कि सरकार का काम है रोजगार देना, रोजगार छीनना नहीं। किसी भी गवर्नमेंट में किसी बच्चे को रोजगार मिले तो अच्छी बात है, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। जब चौधरी भजनलाल के राज में कुछ लोग भर्ती हुए थे, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके राज में वो निकाल दिए गए थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते उनको वापस लिया। लोकदल के राज में कॉन्फेड के, एमआईटीसी के कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, ये कह करके कि ये कारपोरेशन लाभ में नहीं है, घाटे में है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको वापस ले लिया था। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये जो गठबंधन की सरकार है, इसने पैरवाई ठीक से सुप्रीम कोर्ट में नहीं की, क्योंकि जो ये जेजेपी के लोग हैं जिसको जनता जच्चा बच्चा कहती है, ये केवल अपना राजनीतिक बदला लेने के लिए उन्होंने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में पैरवाई नहीं करवाई और हमारे पीटीआई अध्यापकों को वहाँ पर वो अपनी पिटीशन में हार गए। तो दूसरा, उसने कोर्ट ने जो कहा है कि भाई सरकार रास्ता निकाले, सरकार रास्ता निकाले का अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि भाई इसमें कोई नियुक्ति में जो चयन हुआ है उसमें गड़बड़ी है या किसका कसूर है, कसूर तो किसी का नहीं मानना। उन्होंने केवल कानून का प्रक्रिया में जो कमी रही है, प्रोसीजर में, लेकिन प्रोसीजर तो उसमें कोई दोषी नहीं होता। उस जो कमियां रही है उसको गठबंधन सरकार ने दूर करके और उन बच्चों को रोजगार देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पैरवी जो है ठीक तरीके से नहीं की गई उन पीटीआई टीचर्स की। आपको लगता है कोई सरकार के पास तरीका है कि वो फिर से इनको नौकरी पर रख सकते हैं? हाँ है। क्या? 2 उदाहरण मैं देता हूँ। SC/ST एक्ट को लेकर के बड़ा भारी बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया। उसके बाद क्या सेंटर की यूनियन कैबिनेट ने दोबारा ऑर्डिनेंस ला करके लोकसभा में लेजिस्लेशन नहीं लेकर के आई। तो ऐसे ही हरियाणा विधानसभा में ये लेजिस्लेशन लाना चाहिए और ये भी क्लियर हो जाएगा कौन इन पीटीआईओं को के पक्ष में और कौन इनके खिलाफ है। लेजिस्लेशन ले आए और लेजिस्लेशन ले आकर के दोबारा इनको ज्वाइन करवा सकते। सबसे पहले तो जो इनको इन्होंने रिलीविंग लेटर दिया है वो विड्रॉ करना चाहिए, वो गलत दिया। कोरोना का कोई समय नहीं है कब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 या 6 महीने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 5 या 6 महीने में एग्जाम कराओ। अगर कोरोना जैसी भयंकर महामारी चलती रही तो कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा? और जो बच्चों को नुकसान हो रहा है, फिजिकल जो ये डिपार्टमेंट है इसका, बच्चों की जो सेहत है, बच्चों का जो खेल है, उसमें बहुत पिछड़ जाएंगे। तो इनका इंतजार करना चाहिए थे। आनन फानन में जो सरकार ने फैसला लिया है इसको वापस लेना चाहिए। एक जब शराब घोटाले की बात आई थी तो आप काफ़ी आक्रामक दिखे थे। जजपा के एक नेता का भी उसमें नाम आया था। जो कार्रवाई उसमें हुई है, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं जजपा के नेता की बात नहीं करता। मेरी तो उस वक्त भी मांग थी, आज भी मांग है कि ये केस CBI को देना चाहिए। देखो सरकार ने कितनी गलती करी है। SIT की घोषणा करी माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने,
तो इन्होंने एससीटी बना दिया। एससीटी में जो अधिकारी लेने थे उनको नहीं लिया, दूसरों को ले लिया। अब एससीटी के जो चेयरमैन है मिस्टर टीसी गुप्ता, एक दिन मैंने तो उनका अखबार में बयान पढ़ा था कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हमें कागज नहीं दिखाते। नेक्स्ट डे एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर जो हरियाणा सरकार में है, उनका बयान आया कि ये तो दूसरे कागज मांगते हैं। अरे भाई, तुम्हारे कागज सही हैं तो सारे दिखा दो। अगर तुम पाक साफ हो, खोल दो दफ्तर, लो भाई देख लो सारे कागज। और वरना ये कह करके अमुक कागज हम नहीं दिखाते, अमुक दिखाएंगे, तो जनता तो यही कहेगी कि सरकार में बैठे लोग इस तस्करी में सीधे प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। एक सर, राजनीति में आपका काफ़ी बड़ा कद है, पुराना तजुर्बा है आपके पास। कोरोना काल में जिस तरीके की सरकार की कार्रवाई रही है या सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? वो काफ़ी हैं? नहीं, कोरोना काल में कई फैसले बड़े गलत लिए गए। कोरोना जैसी महामारी में पक्ष और विपक्ष और जनता ने सबने मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से गेहूं का, इसका धान की बिजाई का मामला लिया, मतलब कई फैसले बड़े गलत लिए गए। और अब 3 ऑर्डिनेंस आए हैं किसान की मंडियों को लेकर के, किसान का फसल को लेकर के, उनकी बिकाई को लेकर के। ये बड़े खतरनाक वो हैं, ऑर्डिनेंस हैं। और इनका लेजिस्लेशन अभी मेरे ख्याल में मानसून सत्र आएगा ना, इसमें लेजिस्लेशन का रूप दे देंगे। तो आप ये बताइए, मंडियां बनी थी, अब पर्टिकुलर 4-5 परिवारों को आप इस तरह की ताकत देने लग रहे हो और एमएसपी ख़त्म करने लग रहे हो। अब जिस तरीके से उन्होंने कह दिया कि हम पूरे देश के साथ इसको जोड़ेंगे, किसान कहीं का फसल कहीं बेच दो, कहाँ बिकेगी फसल जी? अब 4 आप प्लेयर हो, प्राइवेट प्लेयर मार्केट में, 4 आप सलाह कर लोगे, जिसको पूल कहते हैं। ये कह देंगे हमने तो गेहूँ 1200 रुपये से ऊपर नहीं खरीदनी क्विंटल, तो 4 आप मालिक हैं अपनी मर्जी के, तो किसान कहाँ जाएगा बेचारा? सरकार ने जब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में लेकर के आए, ये क्लियर करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर का जो इनका एक कंसेप्ट आएगा कि जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करें, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ये बताना पड़ेगा अमुक फसल का ये भाव होगा, इससे नीचे नहीं खरीदी जाएगी, और ये स्पेसिफिकेशन होगी। आज तो सारा अंधेरे में है। दूसरा, ये जो एसेंशियल कमोडिटी में से निकाल दिए, जो सबसे ज़्यादा जिसका स्टॉक होता है, 3 चीज़, अपना आलू, प्याज, टमाटर, ये क्यों निकाल दिए जी? इसी का तो स्टॉक होता है। और कई बार तो आज जो है, जब किसान के खेत में टमाटर था 1 रुपया किलो, किसी ने नहीं खरीदा। आज जब स्टॉकिस्ट के यहाँ टमाटर चला गया कोल्ड स्टोर में, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। यही हालत प्याज की है, यही हालत आलू की है। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो इन्होंने बनाया है, इसमें इन चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए, और इसमें ये भी बताना चाहिए, चाहे खेती के फसल के कारोबारी किसान हैं, काम करने वाले, चाहे सब्जी बीजने वाले हैं, चाहे फ्रूट वाले हैं, इनका जो इंश्योरेंस है, अब की बार मुझे कल ही पता लगा कि इंश्योरेंस कंपनियों ने बड़ी लूट मचाई हुई है, वो जिम्मेवारी भी सरकार की होनी चाहिए। एक सर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने जाट समुदाय को लेकर और पंजाबी समुदाय को लेकर कमेंट किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक भाजपा नेता ने ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री का अपना निजी बयान है, क्या पार्टी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो महामहिम राज्यपाल जी ने इनको बर्खास्त करना चाहिए कि जो इस प्रकार से जात पात की बात करते हैं, और पंजाबी और जाट की जहाँ तक बात है, वो भूल गए इस बात को। आज अगर वो रात को शांति से सोते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से सोते हैं, क्योंकि चाइना की सीमा के ऊपर हमारे जवान प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। आज जो कुछ वो खाते हैं वो इन्हीं की वजह से खाते हैं। इस देश के लोगों का ये जातियाँ पेट भरती, अन्न पैदा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह की जो बात करते हैं फजूले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने यदि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वो जनता के बीच में आ गई। जी, धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।